पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम देखें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो जानकारी है वो कई स्रोतों पर आधारित है, जो मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका अवलोकन भी नहीं किया जा सकता। इसके आंतरिक भागों तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अनेक गहरे गए मतलब कई सारी गहरी गहरी खदानें खदानें खोदी गई हैं, कई बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं और पृथ्वी में, और 5-6 किलोमीटर दूर तक ही मतलब व्यक्ति पहुंच पाया है, या मशीनरी का यूज भी हुआ है तो 5-6 किलोमीटर तक ही पहुंच पाया है। और इन खानों से कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है कि व्यक्ति, क्योंकि जो सेंटर है अर्थ का वो 6,371 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाई है। और क्योंकि खान जब आप देखोगे कि खान की जो मतलब खानों से जो अध्ययन हुआ है, जीवाश्म हुए चाहे अन्य पदार्थों का, तो उसकी तुलना अगर हम करें पृथ्वी की जो एक्चुअल जो गहराई है, जो सेंटर है, तो उसके कंपेयर में ये नगण्य है, कुछ भी नहीं है। कई सारी चट्टानों के उसमें निक्षेप मिले हैं, कई जीवाश्मों के, कई जीव जंतुओं के, पौधों के उसमें जो है साक्ष्य मिले हैं। पर वही है कि 10-15 किलोमीटर मैक्सिमम, उसके ज़्यादा कि उससे ज़्यादा का अध्ययन हो नहीं पाया है। क्योंकि आप ये देखो कि भूपृष्ठ पर जो उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, वो ज़्यादा अध्ययन करने का मौका मिलता नहीं है उनसे। सिर्फ उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसी के बारे में हम ये जान सकते हैं कि भाई तीन उसकी जो लेयर होती है, तो उन 3 लेयर को आज हमको पढ़ना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हम इसमें ये देखें कि उसके जो आर्टिफिशियल सोर्सेस हैं वो कैसे काम करते हैं, जो अप्राकृतिक साधन है वो कैसे काम करते हैं। इसमें घनत्व जो है, डेंसिटी, वो एक अपना अलग रोल होता है घनत्व का। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है अर्थ का, वो 5.52 होता है, 5.52 की डेंसिटी होती है। और ये पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व बता रहा हूँ। जबकि जो ऊपरपट्टी है, उसका जो क्रस्ट वाला पार्ट है, देखो 3 पार्ट में हम इसमें देख रहे हैं। एक तो क्रस्ट हो गया, या फिर जिसे हम कहें ऊपरपट्टी। फिर उसके बाद में होता है मेंटल, मेंटल को प्रावार भी कहते हैं हिंदी में, मेंटल। और फिर उसके अंदर होता है क्रोड या कोर। तो इन तीनों में हम देखते हैं, तो औसत घनत्व जो है 5.52 है, जबकि भूपरपट्टी या क्रस्ट की बात करें तो उसका जो घनत्व 3 है। अब इंटरनल जो उसके पार्ट है उसमें क्या होता है कि डेंसिटी की अधिकता होगी, मतलब जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो उससे कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई जो क्रोड है या कोर है, जो इंटरनल पार्ट इसमें देख रहे हैं जो कि सॉलिड है, ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और यहाँ पर जो चट्टाने हैं उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो भी पदार्थ हम चट्टानों में पाए जाते हैं, तो उन चट्टानों का वजन भी या वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कई गुना ज़्यादा है इसके जो अपर लेयर है उससे अगर कंपेयर करें तो। लोहे का जो डेंसिटी है वो भी लगभग इनसे ज़्यादा होता है, मतलब कि लोहे का जो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.52, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 8 होता है। लेकिन जब हम एक्चुअल केंद्र की बात करें, अर्थ के केंद्र की, तो वहाँ पर ये घनत्व बढ़ जाएगा। अगर लोहा यहाँ पर है तो वो 11 से 12 की डेंसिटी में उसकी स्थिति होगी, 11 से 12। तो अब वैसे लोहे का घनत्व 8 होता है, लेकिन जब हम क्रोड की बात करेंगे तो ये 11 या 12 रहेगा। अब इसके बाद में घनत्व के बाद में आता है प्रेशर या दाब या दबाव। तो प्रेशर भी हम देखें कि क्रोड का हमने देखा कि भाई अभी घनत्व उसका ज़्यादा है, तो चट्टानों का जो वेट भी है या प्रेशर भी है तो वो भी भाई ज़्यादा होगा यहाँ पर। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिर उसका डेंसिटी भी बढ़ेगा, या फिर दाब बढ़ाएंगे तो उसका घनत्व बढ़ेगा। क्योंकि प्रत्येक चट्टान की मतलब अपनी एक सीमा होती है, हर चट्टान की अपनी एक बाउंड्री होती है, तो जिससे उस मतलब उस बाउंड्री से मतलब उस सीमा से ज़्यादा का उसका घनत्व नहीं हो सकता। तो एक घनत्व भी उसका एक लिमिटेड होता है। चाहे ये बात अलग है कि उसका प्रेशर बढ़ा दिया जाए,
लेकिन उसका घनत्व उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, घनत्व एक सीमित होता है। तो हमने ये देखा कि भाई हर चट्टान का एक निश्चित घनत्व होता है, उस घनत्व से ज़्यादा उसका घनत्व नहीं होता है, एक पर्टिकुलर उसका घनत्व होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई जो एक एटमॉस्फेरिक यूनिट होती है, वायुमंडलीय इकाई, तो वो भी 14.7 पौंड के बराबर होती है। तो हर 1500 मील की गहराई पर ये जो प्रेशर है वो 1 मिलियन एटमॉस्फेयर तक हो जाएगा। हर 1500 मील की गहराई पर जाएंगे तो ये 1 मिलियन एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाएगा। और जो अर्थ का सेंटर है, पृथ्वी का केंद्र है, वहां पर तो ये प्रेशर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब 3.5 मिलियन एटमॉस्फेयर तक हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है। और यहाँ पर जो मेटर है, पदार्थ है, तो उनका वेट नहीं होता, पदार्थों का कोई भार नहीं होता। तो ये जो है दबाव है, दबाव के कॉन्सेप्ट से हमको समझ में आता है। फिर टेम्परेचर को देखें, डेंसिटी हमने देख ली, प्रेशर देख लिया, अब टेम्परेचर को या तापमान को देखते हैं। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, पूरा जो इंटरनल पार्ट है पृथ्वी का, तो उसमें होता क्या है कि भाई जो द्रव पदार्थ है या फिर जो गर्म पदार्थ है अंदर का, वो उत्प्रेक्षित करने वाले जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, तो उनसे भी भाई इसका निर्माण होता है, गर्म जल स्रोतों से या उन्हीं के फव्वारों से। ये संकेत मिलते हैं कि भाई इंटरनल जो पार्ट है इसका वो बहुत ज़्यादा गर्म रहा है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार से जब गर्म लावा निकलता है तो उसमें यह अध्ययन पूरा समझ में आया। और इतना गर्म कि मतलब पृथ्वी की सतह से जो अगर नीचे जाएं हम, तो अगर इसको देखें तो 32 मीटर में जाएं, अब प्रत्येक 32 मीटर पे आप देखोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। हर 32 मीटर की गहराई पर आप जाओ तो 1 डिग्री सेल्सियस की जो है टेम्परेचर में इसमें वृद्धि देखी जाएगी। तो अब इससे पता चल क्या चल रहा है कि भाई गहराई के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है कि टेम्परेचर भी मतलब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक ये भी आप देखोगे कि गहराई जब बढ़ रही है तो टेम्परेचर का जो वृद्धि दर है, अभी हम वृद्धि दर की बात कर रहे हैं, वृद्धि दर गिरेगा। भाई 32 मीटर, प्रत्येक 32 मीटर आप नीचे जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सत्य है। लेकिन जो उसकी वृद्धि दर है वो घटेगी। तो हो सकता है वो कि थोड़ी देर बाद नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ना बढ़े और कम बढ़े, बढ़ता जरूर है लेकिन वो कम बढ़ता है। तो ये एक यहाँ पर चीज देखने को मिलती है। इसी तरह हम देखो कि 100 किलोमीटर की गहराई में जाने पर 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है, इसी अनुमान के साथ में अगर चले तो 300 किलोमीटर की गहराई में अगर आप जाओगे तो 2 डिग्री सेल्सियस, प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। और फिर पृथ्वी के केंद्र में तो आप जाओगे तो 2000 तक की संभावना, अब ये संभावना है, अब ये क्योंकि एक अनुमान के साथ में बता सकते हैं कि भाई इसके केंद्र में जो टेम्परेचर होगा वो 2000 डिग्री सेल्सियस तक होगा। हाई टेम्परेचर में जो इंटरनल फोर्स होगा तो वो तो काम करेगा, पर इसमें जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। और अंदर जाने पर तो फिर रेडियोधर्मी पदार्थ भी मिलने लगते हैं, तो उनके अध्ययन से भी इसका इनकी जानकारियां संभव हो पाई है। पृथ्वी के जब इंटरनल स्ट्रक्चर में जब इंटरनल पार्ट में जैसे जैसे जाते जाएंगे तो ऊष्मा का जो ऊष्मा होती है, तो ऊष्मा का जो प्रवाह बाहर की ओर होता जाता है। जैसे जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर की आप अध्ययन करेंगे तो उसमें ऊष्मा का प्रवाह आप देखेंगे कि भाई बाहर की ओर हो रहा है। जो होता क्या है कि जो तापीय संवहन तरंगों के रूप में होता है, संवहन तरंगें रिलीज होती है। और प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत जब आया था तो उस सिद्धांत में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था कि भाई जो उसके जो इंटरनल पार्ट है उसमें ऊष्मा का प्रवाह दर जो होता है वो बाहर की ओर होता है और संवहन तरंगों के रूप में ये रिलीज होता है। तो कन्वेक्शन
जो हम बोलते हैं कन्वेक्शन वेव होती है, तो वो उसके द्वारा इसका पता चलता है। तो अब आप इसमें भी फिर टेम्परेचर में भी यही पता चलता है कि भाई गहराई के साथ साथ प्रेशर बढ़ने लगता है। वो प्रेशर बढ़ता है तो हमने देखा कि भाई केंद्रीय भाग जो है वो एक प्रकार का सॉलिड है, ठोस पिंड है। तो केंद्रीय भाग जो होता है उसको ढकने वाली परत जो होती है वो कम सॉलिड होती है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कम सॉलिड हो सकती है, या फिर इसको सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, अर्ध ठोस बोल सकते हैं, या उसको प्लास्टिक वाली अवस्था बोल सकते हैं, प्लास्टिक की अवस्था में होता है। क्योंकि सेंटर पार्ट तो है वो बहुत ही सॉलिड होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप जाओगे तो ये सॉलिड की अवस्था में होता है ना। तो अब यही है कि सेंटर पार्ट में हमने देखा कि हाई टेम्परेचर होता है, और वो एक्चुअल में हम देखें कि वो एक तरल होता है या गैसीय अवस्था में बोल सकते हैं। पर अब वही बात है कि जो गहराई जब बढ़ती है तो प्रेशर भी बढ़ता है, प्रेशर रिलीज होता है, तो फिर वो एक ठोस में तब्दील हो जाता है। लेकिन जब आप हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर उसको तरल बनाता है या फिर लिक्विड बनाता है। बात मतलब दोहरी बात है, लेकिन समझने लायक बात है। जब हाई टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जब हम बात करते हैं तो उसको वो लिक्विड बनाता है, गैसीय रूप में बनाता है। लेकिन जब प्रेशर की बात करते हैं, या प्रेशर जब इसका बढ़ता है तो फिर वो सेंटर वाला पार्ट ठोस पिंड उसी के कारण हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरह जो तीन घनत्व हुआ, प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, इनसे हमें इनकी जानकारी स्पष्ट होती है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत जो ये भी काम करता है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना ये बोलती है कि भाई जो पृथ्वी का जो क्रोड है वो ठोस है ना। अब यहीं पर यही दोहरे जो हमने बात करी उसी का एक समाधान ये ग्रहाणु परिकल्पना निकालती है कि भाई जो सेंटर पार्ट है वो तो क्रोड है, मतलब क्रोड जो है वो तो ठोस है। पर ज्वारीय परिकल्पना ये बोलती है, ज्वारीय के साथ में गैसियस या निहारिका परिकल्पना, ये दोनों ये बोलती है कि भाई ये जो सेंटर पार्ट है ये तरल है या लिक्विड है। लेकिन हम ये देखें कि भाई दोनों की दोनों जो ये बात कर रहे हैं, ग्रहाणु परिकल्पना हो चाहे आपकी ज्वारीय या वायव्य परिकल्पना, ये दोनों यही बोलती है। इससे हम मतलब जो ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उससे हम यही निकाल निकाल सकते हैं कि भाई दोनों ही संभावनाएं, दोनों ही को हम संभावना के रूप में ले सकते हैं कि भाई गैसीय भी हो सकती है, तरल भी हो सकती है, या फिर मतलब तरल भी हो सकती है या फिर ठोस भी हो सकती है। तो तरल और ठोस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से देख चुके हैं हम। तरल का इसलिए क्योंकि टेम्परेचर हाई है, जब टेम्परेचर हाई होगा तो कोई भी पदार्थ तरल अवस्था में होगा, या वो बहुत ज्यादा होगा तो गैसीय अवस्था में चला जाएगा। ठीक है। लेकिन एक और जो कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि भाई जब प्रेशर बढ़ेगा, जब दाब बढ़ेगा, तब जाके ये ठोस में बदल जाएगा या सॉलिड में बदल जाएगा। तो ये उसका एक अलग कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। तो ये दोहरा जो दोनों प्रकार की संभावनाएं बनती हैं वो इसमें हमें देखने को मिलती है, टेम्परेचर भी, प्रेशर भी। ठीक है। तो ये उसके जो आर्टिफिशियल सोर्स थे, अप्राकृतिक साधन, तो उससे उसकी मदद से हमने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जो प्राकृतिक साधन होते हैं, नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि ज्वालामुखी प्रक्रिया या फिर भूकंप, प्राथमिक लहरें, या उसी में आप मानकर चलो जो अलग अलग प्रकार की PSL वेव होती है, उनसे हम पता करेंगे कि इनका इसका इंटरनल स्ट्रक्चर और कितना ज़्यादा चीज़ों को व्यक्त करने में समर्थ है। धन्यवाद।